हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, एमनोरिया होता क्या है। ठीक है, एमनोरिया होता क्या है, इससे हम लोग अंतरावर्त, ठीक है ना, अनार्तव, ठीक है ना, अनार्तव या रजोरोध कहते हैं। इसके प्रकार, कारण, निदान, प्रबंध, उपचार हम लोग को सब बताना है। ओके, एमनोरिया क्या होता है, टाइप्स, कॉज, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, सब चीज़ बताना है एमनोरिया के बारे में। ओके, अथवा इसी को हम दूसरे भाषा में कहते हैं मासिक धर्म का रुकना। इसको परिभाषित कीजिए, इसके प्रकारों को समझाइए। तो मासिक धर्म अगर किसी को रुक जाता है तो उसे एमनोरिया कहते हैं। ठीक है, मासिक धर्म नहीं आना एमनोरिया कहते हैं। समझ गए, चलिए देखते हैं। माय डियर, एमनोरिया जो होता है महिलाओं में किसी कारण से मासिक धर्म का नहीं होना अथवा एक बार होकर रुक जाना रजोरोध अथवा अनार्तव कहलाता है। यह रोग नहीं होता है बल्कि किसी रोग का लक्षण होता है। माय डियर, आप लोग समझते होइएगा, देखते होइएगा कि यह प्रॉब्लम बहुत सारे फीमेल में, बहुत सारे गर्ल्स में आ जाता है। देखते होइएगा किसी न किसी कारण से बहुत सारे गर्ल्स में, बहुत सारे महिलाओं में जो है मासिक धर्म आना ही बंद हो जाता है। ठीक है, और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा किस कारण से नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके इंटरनली कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से मासिक धर्म आना ही बंद हो जाता है। और आना बंद हो जाता है तो इसी को हम लोग अनार्तव या रजोरोध कहते हैं, या इसी को मासिक धर्म ना आना भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, मासिक धर्म को रुक जाना, तो यही एमनोरिया होता है। अब ये एमनोरिया होता है तो महिलाओं में किसी भी कारण से हो सकता है, मासिक धर्म यानी मासिक स्राव नहीं होना अथवा एक बार होकर रुक जाना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मासिक धर्म रुकना कहते हैं, या रजोरोध कहते हैं, या फिर अनार्तव कहते हैं। समझ रहे हैं, यह कोई रोग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मासिक धर्म अगर रुक गया है तो ये कोई रोग हो जाता है, क्योंकि मासिक धर्म तो प्रेगनेंसी होने पर भी रुक जाता है, तो वहाँ पे कोई रोग थोड़ी ना होता है, वहाँ पे कोई लक्षण के कारण यह रुक जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते होइएगा कि कुछ सहायक प्रॉब्लम के कारण जो है यह मासिक धर्म आना बंद हो जाता है महिलाओं में या लड़कियों में। तो यह जो है कोई रोग नहीं होता है बल्कि यह किसी रोग का एक लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अब्सेंस ऑफ द मंथली फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब यह एक वो अनुपस्थित होता है, प्रत्येक महीने जो ब्लड का सिक्रेशन होता है उसका जो है क्या होता है, यह अब्सेंस होना ही जो है क्या कहलाता है, हमारा अंतरावर्त कहलाता है, अनार्तव कहलाता है, इसी को रजोरोध कहते हैं या मासिक धर्म का रुकना कहते हैं। अब अलग अलग प्रकार के यह जो है एमनोरिया होता है। ठीक है ना, एमनोरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब होता है यौना आरंभ के पहले, गर्भ अवस्था में, ठीक है ना, यौना आरंभ, ठीक है ना, यौवन आरंभ के पहले गर्भ अवस्था में दूध श्रावण काल में एवं रजनोवृत्ति में के पश्चात मासिक धर्म रुक जाता है तो इसे फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी को अगर यौना आरंभ के पहले, मतलब अभी उसे प्यूबर्टी नहीं आया है और उससे पहले ही जो है क्या होता है कि उसे एक आध बेर मासिक धर्म हुआ और बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे प्यूबर्टी नहीं चढ़ा होता है तो वह बंद हो जाता है। तो यौना आरंभ से पहले गर्भ अवस्था में भी यह बंद हो जाता है, आप लोग को पता ही है। दूध श्रावण काल में, जहाँ पे दूध का सिक्रेशन होता है जन्म के बाद, उस काल में भी, एवं रजनोवृत्ति मेनोपॉज के पश्चात, मेनोपॉज मतलब जहाँ पे जनन करने की शक्ति समाप्त हो जाती है वही मेनोपॉज होता है। इसके पश्चात अगर मासिक धर्म रुक जाता है तो इसे फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं। कहाँ कहाँ? यौना आरंभ से पहले गर्भ अवस्था में, जैसे यौना आरंभ अभी किसी गर्ल को आया नहीं है, ठीक है, और उसमें एक बार आया या 2 बार आया मासिक धर्म और बंद हो गया। तो बंद क्यों हो गया? क्योंकि अभी उसे प्यूबर्टी चढ़ा ही नहीं है। और प्यूबर्टी कब होता है? 12 से 16 वर्ष की उम्र में यह शुरू होता है। मान गया किसी को अगर 10 बरस पर ही मासिक धर्म आ गया, ठीक है, 10 वर्ष पर ही आ गया, तो मान गए क्या हो गया, यह तो उसके अभी यौना आरंभ नहीं है, अभी प्यूबर्टी आया नहीं और यह शुरू हो गया, तो 1-2 बार होकर यह बंद हो जाता है। तो यह कोई बीमारी नहीं होता है, चूँकि यह एक लक्षण होता है कि अभी यौना आरंभ नहीं है, इसलिए यह बंद हो गया है। गर्भ अवस्था में यह बंद हो जाता है। दूध सिक्रेशन, मिल्क जो सीक्रेट होता है उस पीरियड में यह बंद हो सकता है। रजनोवृत्ति मेनोपॉज में यह बंद हो जाता है, रुक जाता है। और इसी सब पीरियड में अगर मासिक धर्म रुक जाता है तो इसे फिजियोलॉजिकल जो है हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए, बी नंबर है पैथोलॉजिकल एमनोरिया। पैथोलॉजिकल एमनोरिया का मतलब होता है स्त्री को किसी शारीरिक रोग के कारण होने वाले रजोरोध के विकृति जन रजोरोध पैथोलॉजिकल एमनोरिया कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं माय डियर, एक होता है हमारा फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, एक होता है पैथोलॉजिकल एमनोरिया। तो
फिजिकल जो है एमनोरिया में क्या क्या होता है मैंने बता दिया, फिजियोलॉजिकल। अब हम लोग पैथोलॉजिकल देख रहे हैं। पैथोलॉजिकल के मतलब होता है कि किस शारीरिक कोई ना कोई शारीरिक बीमारी के कारण या कोई शारीरिक जो है रोग के कारण जो है यह प्रॉब्लम आ जाता है तो वह पैथोलॉजिकल एमनोरिया कहलाता है। ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, एमनोरिया कोई बीमारी नहीं है। अगर किसी में मासिक धर्म रुक जाता है तो वह कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि वह किसी बीमारी के एक लक्षण होता है जो किसी अन्य बीमारी के कारण किसी फीमेल में जो है रुक जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो यही जो है हमारा एमनोरिया होता है। तो फिजियोलॉजिकल वाला समझ गए। अब पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल वही कहता है कि किसी बीमारी किसी रोग के कारण अगर रजोरोध आता है, अनार्तव आता है, मीन्स कहा जाए मासिक धर्म रुक जाता है, तो यह जो है किसी शरीर के विकृति जन होने के कारण पैथोलॉजिकल कंडीशन में यह रुकता है। और यह भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी पैथोलॉजिकल एमनोरिया भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन देख लीजिए। पहला है प्राइमरी एमनोरिया। ठीक है, प्राथमिक अनार्तव देख लीजिए। यौना आरंभ के पश्चात 18 वर्ष की आयु तक मासिक धर्म नहीं होना। प्राइमरी वाला जो होता है, मान गया किसी को प्यूबर्टी आ गया। प्यूबर्टी मतलब क्या? यौना आरंभ मतलब यौवन, जिससे हम जवानी कहते हैं आम भाषा में। अगर एक कंडीशन आ गया, कोई यौना आरंभ में आ चुका है, प्यूबर्टी आ गया किसी गर्ल को, लेकिन 18 वर्ष के आयु तक भी उसे जो है कोई मेंसेज या कोई मासिक धर्म नहीं आता है, तो उसे हम लोग प्राइमरी एमनोरिया कहते हैं। और यह किसका प्रकार है? पैथोलॉजिकल का पहला प्रकार है प्राइमरी एमनोरिया। तो प्यूबर्टी के बाद भी अगर किसी में 18 वर्ष तक की उम्र तक भी अगर कोई मासिक धर्म नहीं आता है तो उसे हम लोग प्राइमरी एमनोरिया कहते हैं। और यह पैथोलॉजिकल एमनोरिया का पहला प्रकार है। दूसरा है सेकेंडरी एमनोरिया। सेकेंडरी एमनोरिया मतलब होता है द्वितीयक अनार्तव। ठीक है, यौना आरंभ पर एक बार मासिक धर्म आ जाने के पश्चात मासिक धर्म का 6 महीने या इससे अधिक अवधि तक बंद होना। अब आप लोग देखते होइएगा कि किसी गर्ल्स में क्या होता है कि यह इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब जैसे 12 से 16 वर्ष का एक टाइम है, किसी बीच में कभी भी शुरू हो सकता है किसी लड़की में। तो मान गए किसी को 14 वर्ष में शुरू हुआ। ठीक है, अब 14 वर्ष पर शुरू हुआ या 12 साढ़े 12 पर शुरू हुआ या 13 पर शुरू हुआ, कभी भी शुरू हो सकता है 12 से 16 के बीच में। मान गए कभी भी शुरू हुआ, लेकिन जिस दिन शुरू हुआ प्यूबर्टी के बाद, यौना आरंभ के बाद शुरू हो तो गया, लेकिन शुरू होने के बाद 6 महीना उससे अधिक समय तक बंद रह गया, तो इसे सेकेंडरी हम लोग एमनोरिया कहते हैं। ठीक है, जो कि अक्सर आप लोग देखते होइएगा, सुनते होइएगा। अगर आप गर्ल हैं या फीमेल हैं तो पता होगा कि किसी गर्ल्स का मान गए आ तो गया, ठीक है ना, मासिक धर्म आ तो गया, बट क्या होता है कि उसमें आने के बाद जो है 6 महीना साल भर तक नहीं आता है एक बार आने के बाद। तो यही द्वितीयक एमनोरिया होता है, जो कि पैथोलॉजिकल एमनोरिया का ही एक प्रकार है। और यह सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग के कारण होता है। ठीक है, तो कुल मिला के यह 4 प्रकार हमने आपको दिखाया। 2 मेन प्रकार था फिजियोलॉजिकल और एक था पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल भी 2 प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ये तो हम जान गए, इसके प्रकार देख लिए। अब हम देखेंगे कि आखिर ये सब किन किन कारणों से होता है। चूँकि हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि एमनोरिया कोई बीमारी नहीं है, एमनोरिया बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। समझ रहे हैं? चलिए, तो एमनोरिया जो होता है देख लीजिए, इम्परफोरेट हाइमन जो स्त्री के जो आप लोग जानते हैं जननांग होता है, वहाँ पे हाइमन होता है। और यह हाइमन अगर इम्परफोरेट है मतलब अच्छिद्रित है, हाइमन का अच्छिद्रित होना यह जो है क्या होता है, कारण होता है। ये भी हो सकता है। ट्रांसवर्स वैजिनल सेप्टम, जो वैजिना का जो सेप्टम है वह ट्रांसवर्स हो सकता है। ठीक है, वैजिनल एट्रेसिया, ठीक है ना, वैजिनल एट्रेसिया, वैजिना का संकुचन होना। सर्वाइकल एटोनोसिस मतलब जो सर्वाइकल है वह बहुत ज़्यादा, दोनों सर्वाइकल का जो द्वार है वह दोनों आपस में चिपका हुआ है, तो इसके कारण भी नहीं हो सकता है। वैजिनल एट्रेसिया है, बहुत ज़्यादा वैजिना योनि संकुचन है, तो इस कंडीशन में भी जो है नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का विकसित नहीं होना और जो जनन ग्रंथि है उसका विकसित नहीं होना भी कारण हो सकते हैं। GARH का श्रवण कम होना,
कैलीमेंस सिंड्रोम कहलाता है। GRH एक हार्मोन होता है जिसका कम सिक्रेशन होने से कैलीमन सिंड्रोम्स हम लोग उसको कहते हैं। तो अभी तक हम कारण में क्या देखे, इम्परफोरेट हाइनस। इम्परफोरेट हाइमिन के मतलब है कि अछिद्रित हाइमेन, ठीक है, हाइमन में छिद्र नहीं होता है। ट्रांसवर्स वैजिनल सेप्टम, ठीक है, वैजिनल एट्रेसिया, ओके, सर्वाइकल स्टेनोसिस, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की विकसित नहीं होना, GARH हार्मोन का कम सिक्रेशन होना, जिसे कैलीमन सिंड्रोम भी कहते हैं। एक कारण हो गया, और सारे कारण हैं, देखिए ना। प्यूट्रिट डिसफंक्शन, अब प्यूट्रिट जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बहुत सारे हार्मोन को सिक्रेशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्यूट्रिट ग्लैंड डिसफंक्शन काम करना, या प्यूट्रिट ग्लैंड सीधा आप लोग कह लीजिए कि जो प्यूट्रिट ग्लैंड होता है वह प्यूट्रिट ग्लैंड डिसफंक्शन काम नहीं करेगा। जेनाइटल टिश्यू डिसऑर्डर, एंडोक्राइल एबनॉर्मेलिटी। एंडोक्राइल एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि जो अंतःस्रावी विकृतियां हैं वह हो सकता है। जेनाइटल मतलब जो जननांग उत्तक होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। पॉलीसाइस्टिक ओवेरियन डिजीज, POD मतलब होता है पॉलीसाइस्टिक, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, याद रखिएगा। कुपोषण हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है, चिकित्सीय अनियमितता भी हो सकता है, क्षय रोग भी हो सकता है, संक्रमण भी हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है, एड्रीनल का ट्यूमर भी हो सकता है, प्यूट्रिट का ट्यूमर भी हो सकता है, मिक्सोडमा भी हो सकता है। तो बहुत सारे कारण जो है आपके बन सकते हैं एमेनोरिया, मासिक धर्म न आने का, या एकाध बेर हो जाने के बाद बहुत लंबे समय तक बंद होने का जो कारण हो सकते हैं, बहुतों कारण हो सकते हैं। बहुत सारे हार्मोनल कारण हो सकते हैं, हार्मोनल सिक्रेशन में अनियमितता हो सकते हैं, समझ गए। क्योंकि जब तक जो हार्मोनल एक्टिविटी अगर किसी फीमेल में नहीं आएगा तब तक उसके अंदर यह मासिक धर्म शुरू नहीं होता है। इसीलिए जो प्यूबर्टी आता है तो उसके बाद हार्मोनल जो एक्टिविटी होता है वह बदलने लगता है, तभी जाके मासिक धर्म शुरू भी होता है। लेकिन इसी में अगर अनियमितता होता है हार्मोनल के सिक्रेशन में, या तो प्यूट्रिट का डिस्फंक्शन हो जाएगा, प्यूट्रिट ग्लैंड का, ठीक है, या आपका एंडोक्राइल जो सिस्टम है वो सही से नहीं काम कर पाएगा, या अन्य संक्रमण हो सकता है, या फिर एड्रीनल में जो है ट्यूमर हो सकता है, क्षय रोग इसका कारण हो सकते हैं, ब्लड बॉडी में नहीं बन रहा है तो इसका भी कारण हो सकता है। देखते होइएगा ये कारण ज़्यादातर मोटी जो लड़कियाँ होती है उसमें ज़्यादा कारण होता है, कि जो बहुत ज़्यादा जो है 12, 13, 14 साल में ही बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, तो उसमें भी यह रीजन आ जाता है, ठीक है। अनेकों प्रॉब्लम जो है हो सकते हैं, कुछ ऐसे चिकित्सीय अनियमितता भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुपोषण भी हो सकता है, ओवरी का डिजीज भी हो सकता है, जीनिटल टिश्यू डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है ना। बहुतों कारण हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड विकसित नहीं होगा तो भी कारण, वैजिनल स्टेनोसिस, ठीक है, वैजिनल एट्रेसिया, सर्वाइकल स्टेनोसिस, ट्रांसवर्स वैजिनल सेप्टम, इनपरफॉर्मेंट हाइमेन। तो बहुत सारे कारण हैं, इसमें से जो भी कारण आपको जितना भी कारण याद रहेगा आराम से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना सारा कारण दिया गया है, जो भी याद रहेगा, जितना याद रहेगा लिखिएगा। अब इसमें निदान क्या क्या हो सकता है, तो फिजिकल भौतिक एग्जामिनेशन, शारीरिक एग्जामिनेशन होता है, हिस्ट्री लिया जाता है कि आखिर पेशेंट में पहले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अल्ट्रासोनोग्राफी USG जो है किया जाता है पेशेंट का, ठीक है। सीरम हार्मोन लेवल इन्वेस्टिगेशन, हार्मोन लेवल का जो है चेक किया जाता है कि जो सेक्सुअल हार्मोन होता है वह सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका टेस्ट किया जाता है। ब्लड का टेस्ट किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट किया जाता है, PCT इसको कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट किया जाता है। तो यह सब कुछ टेस्ट है, सीरम टेस्ट, हार्मोन टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट, ये सब अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब कुछ चीज़ें होता है जिससे पता चलता है अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वो पता चलेगा, अगर प्रोजेस्टेरोन चैलेंज में प्रॉब्लम है तो ये पता चलता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट होने से संक्रमण के कारण है तो वो पता चलता है, एनीमिया है तो वो पता चलता है, ठीक है, कोई और इन्फेक्शन वाले डिजीज है तो वो पता चल जाता है, समझ गए। अल्ट्रासाउंड से ये पता चल जाता है कि कहीं एड्रीनल में प्रॉब्लम तो नहीं है, ओवरी में तो प्रॉब्लम नहीं है, यूट्रस में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सब पता चल जाता है, तो ये सब पता चलने से निदान होता है, ठीक है ना।
अब उपचार क्या क्या होता है माय डियर। उपचार में एमनोरिया स्वयं से कोई रोग नहीं माना जाता है, बल्कि किसी अन्य रोग का लक्षण होता है, अतः रोग के मूल रोग की चिकित्सा की जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एमनोरिया कोई मूल रूप से रोग नहीं है, एमनोरिया किसी रोग का लक्षण हो सकता है, ठीक है, जो किसी अन्य रोग के कारण आपके मासिक धर्म बंद हो सकते हैं। तो पहले उस रोग को ढूंढा जाता है जिस रोग के कारण मासिक धर्म बंद होता है, तो पहले उस रोग को ढूंढ कर पता किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट कराने पर सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है रजोरोध के उपचार के लिए निम्न हार्मोन थेरेपी दी जाती है। अब अगर मान गए अगर हमको मेनली अगर चालू करना है, रजोधर्म चालू करना है जो बंद पड़ा हुआ है, तो एमनोरिया के उपचार के लिए कुछ हार्मोन थेरेपी दी जाती है। कौन कौन? जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है, एस्ट्रोजेन हार्मोन दिया जाता है, ठीक है, LH, ठीक है, और FSH, ठीक है ना, ये 2 हार्मोन दिया जाता है। ये हार्मोनल थेरेपी है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH एंड FSH, ये हार्मोन थेरेपी दिया जाता है अगर हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण होगा तो। अन्य रोगों का लाक्षणिक उपचार किया जाता है। अब अन्य कोई रोग है तो उसका लक्षण के आधार पर उपचार किया जाता है। जैसे रोगी का अगर चिंता के कारण ये प्रॉब्लम है, एंजाइटी के कारण साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो साइकोथेरेपी दिया जाता है। कुपोषण के कारण है तो कुपोषण के दूर करने के लिए उचित पोषण दिया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन रोग के लिए कॉर्टिजाइजेशन सर्जरी की जाती है। अगर मान गए उसे ओवरी में रोग है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन रोग है, तो उसे कॉर्टिजाइजेशन सर्जरी किया जाता है, ठीक है ना, कॉर्टिजाइजेशन सर्जरी किया जाता है, ठीक है। एंड चौथा है हाइपर प्रोलैक्टिन, समझ गए ना, हाइपर प्रोलैक्टिन स्तर के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। अगर पेशेंट में हाइपर प्रोलैक्टिन स्तर, अगर प्रोलैक्टिन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, हाइपर हो जाता है प्रोलैक्टिन का स्तर, तो इसके लिए ब्रोमोक्रिप्टिन दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर किसी में प्रोलैक्टिन स्तर बढ़ जाए तो उसमें ब्रोमोक्रिप्टिन दिया जाता है, ठीक है। तो यह कुछ उपचार है, अन्य उपचार है, तो इसको हम लोग देख लिए। और इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये होता है समाप्त, प्रश्न हो गया समाप्त। अब एज ए नर्स आप मैनेजमेंट खुद से लिखिएगा, ओके। नर्सिंग मैनेजमेंट मैं कितना बताऊँ नहीं बताऊँगा, समझ गए, आपको खुद से लिखना है बीमारी के अनुसार, ओके। चलिए अब माय डियर एक प्रश्न हमारा यहाँ पे आता है, आप लोग सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं, सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर क्या होता है, इसके कितने कारण होते हैं, कौन से प्रकार, लक्षण, निदान, प्रबंध। तो सर्विक्स कैंसर, सर्विक्स में होने वाले कैंसर को सर्विक्स कैंसर कहते हैं। कैंसर क्या होता है आप लोग को पता है कि जिस भी अंग में कैंसर होता है वहाँ का टिश्यू हो या सेल हो, उसमें अनियंत्रित विभाजन होता है, वृद्धि होता है, और वह सभी आपस में मिल कर अपरिपक्व कोशिका एक ट्यूमर बना देता है और उस जगह पर वह एक कैंसर सेल बन जाता है। तो यही हमारा कैंसर सेल होता है। आप लोगों को पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ सेकेंड ईयर में, एक मैलिग्नेंट सेल होता है और एक बेनाइन सेल होता है। मैलिग्नेंट सेल अगर किसी को हो गया तो वह काफ़ी खतरनाक जो है हो जाता है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं। अब हमें सर्विक्स कैंसर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यह महिलाओं में होने वाला सबसे ज़्यादा कैंसर है, ठीक है। सर्विक्स कैंसर, इसे गर्भाशय मुखीय कैंसर, गर्भाशय मुखीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह यूट्रस के मुख द्वार पर होता है, ठीक है ना। चलिए, गर्भाशय की सर्विक्स की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होने से कैंसर की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्त्रियों में सर्वाधिक होने वाला कैंसर है। तो यहाँ पे एक लाइन में लिखा गया है, बट इसको आप कैसे लिखेंगे कि लिखेंगे कि गर्भाशय के सर्विक्स में कोशिकाओं के अनियंत्रित रूप से विभाजन और वृद्धि होने के कारण सर्विक्स के आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से वहाँ पे एक कोशिका जो होता है अनियंत्रित कैंसर कोशिका का निर्माण होता है जो एक ट्यूमर के रूप में बनाता है, और उसी को हम लोग गर्भाशय सर्विक्स कैंसर कहते हैं, ठीक है। यह स्त्रियों में होने वाला सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा होता है स्त्रियों में, ठीक है ना। चलिए, प्रकार होता है, एक होता है एक्टो और एक होता है इंडो। एक्टो होता है जो सर्विक्स में बाहर की तरफ से होता है, और जो इंडो होता है वह सर्विक्स में अंदर की तरफ से होता है कैंसर, ठीक है। जैसे यह मान गए यह यूट्रस है, समझ गए, यह यूट्रस है, तो यह यूट्रस में यहाँ पे एक जो है यही द्वार जो है सर्विक्स का होता है। अगर मान गए बाहर से अगर यह जो है ट्यूमर बन गया ये सर्विक्स के पास तो वह जो है एक्टो हो जाएगा, लेकिन यही चीज़ अगर अंदर से हो जाए तो क्या हो जाएगा, इंडो हो जाएगा। तो चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए, 2 प्रकार भी समझ गए। कारण क्या हो सकते हैं इसके होने का, तो माय डियर कारण होता है HPV इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये
ये आप लोग HPV संक्रमण हो सकते हैं, कोई जो है यौन संचारित रोग भी इसका कारण बन सकता है, और हार्मोनल स्तर में अनियमितता होने से भी यह कारण बन सकते हैं। और भी कारण हो सकते हैं, स्मोकिंग करना, ठीक है, एल्कोहल का सेवन करना, बहुत ज़्यादा फैटी भोजन करना, जो हम कैंसर में पढ़ाए हैं आप लोग और सारे लिख दीजिएगा। बाकी यह 3 मुख्यतः इसका जो है कारण है कि HPV संक्रमण, STD संक्रमण और हार्मोन स्तर में अनियमितता। तो यह 3 महत्वपूर्ण लक्षण है। बाकी कैंसर के लिए और लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटापा होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटापा होना, बहुत ज़्यादा फैटी भोजन करना, ठीक है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप खुद से भी लिख सकते हैं। कैंसर के बारे में मैं अच्छा से सेकेंड ईयर में पढ़ा दिया हूँ, सेकेंड ईयर में भी ये पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गया, ठीक है। चलिए, अब लक्षण क्या होते हैं माय डियर। अगर मान गए किसी के सर्विक्स में अगर कैंसर हो जाए तो क्या क्या लक्षण होंगे। सबसे पहले एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगा। भूख क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसको प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, ठीक है ना। कमर में दर्द होगा, बैक एक होगा, ओके ना। चलिए, दुर्गंध युक्त योनि शराब, योनि से जो सिक्रेशन होगा, वैजिनल डिस्चार्ज होगा, वह बहुत ज़्यादा फाउल स्मेस में होगा, मतलब दुर्गंध वाला होगा। योनि से अनियमित रूप से डिस्चार्ज होगा, मूत्र त्याग करने में कठिनाई व दर्द होगा, एनीमिया होगा, श्रोणि प्रदेश पेल्विक रीजन में दर्द होगा। तो यह सब नॉर्मल है। अगर मान के किसी को सर्विक्स में कैंसर हो जाता है तो आप समझिए कि क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या क्या लक्षण होगा, तो वही सब लक्षण को लिखना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने बता दिया, आपके सामने में है। अनियमित योनि स्राव, मूत्र त्यागने में कठिनाई व दर्द होना, एनीमिया होना, श्रोणि प्रदेश में दर्द होना, दुर्गंध से योनि स्राव होगा वह दुर्गंध भरा होगा, कमर में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगा, बेचैनी होगा, आरामदायक नहीं फील करेगा, रेस्टलेस हो जाएगा पेशेंट। निदान क्या क्या होगा, निदान देख लीजिए। निदान में सबसे पहले योनि का एक परीक्षण किया जाएगा, वैजिनल एग्जामिनेशन होगा, पैप स्मीयर टेस्ट होता है जो कि सर्विक्स कैंसर के लिए आता है, सर्विक्स के लिए। MRI कराया जा सकता है, CT स्कैन हो सकता है, वैजिनल जो सिक्रेशन होता है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसका टेस्ट किया जाएगा, वैजिनल स्वेब कल्चर का। सर्वाइकल साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा। अब जो सर्विक्स होता है उसके ऊतकों का जांच किया जाता है, जिसे साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। तो यह कुछ निदान है, इसको याद रखिएगा। वैजिनल एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर, MRI, CT स्कैन, वैजिनल स्वेब कल्चर टेस्ट और सर्वाइकल साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब माय डियर इसके उपचार को बताना है। तो ट्रीटमेंट कैसे होता है, ट्रीटमेंट कौन सा है, तो आप लोग पढ़े हैं। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी है, कैंसर के लिए हमारा क्या चीज़ है, कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन थेरेपी है। कैंसर के लिए जो है अनेक थेरेपियाँ दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, कैंसर के लिए जो है कैंसर की अवस्थाओं पर निर्भर करता है कि उसको कौन सा उपचार दिया जाएगा। बाकी देखिए, रेडिएशन थेरेपी है, इसमें कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं पर रेडिएशन प्रहार कराया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। यह आंतरिक व बाह्य अथवा दोनों प्रकार से हो सकती है। रेडिएशन थेरेपी आप लोग को पता है कि इसमें रेडिएशन के द्वारा जो है ऊतकों को क्षतिग्रस्त किया जाता है। उस ऊतक को जो कैंसर सेल वाला होता है, यह आंतरिक और बाह्य या दोनों तरीके से जो है दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो रेडिएशन थेरेपी यही होता है। दूसरा है क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी जो होता है, इसमें अत्यधिक कम तापमान पर कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। क्रायोसर्जरी का मतलब होता है कि जिस भी क्षेत्र का ऊतक में अगर वृद्धि हो या सर्जरी करना हो तो वहाँ पे बिल्कुल कम तापमान, मतलब इतना तापमान कर दिया जाता है कि शरीर का वह ऊतक जो है स्वयं से गल जाता है, स्वयं से ख़त्म हो जाता है। अगर बर्फ़ में किसी व्यक्ति को आप रख दीजिएगा तो क्या होगा, वह व्यक्ति गल जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें समझ लीजिए, एकदम उसका मांस जो है कठोर हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा अपने आप। तो ये जो होता है क्रायोसर्जरी, इतना न कम तापमान कर दिया जाता है जिससे कैंसर ग्रस्त जो कोशिका होता है वह नष्ट हो जाता है, ठीक है। 3 है समूल गर्भाच्छेदन, रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी मतलब गर्भाशयोच्छेदन, ठीक है। देख लीजिए, यदि कैंसर इन्वेंसिव स्टेज में हो तो हिस्टेरेक्टोमी की जाती है। इसमें गर्भाशय के साथ उसके सहायक अंग जैसे फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय आदि को भी सर्जरी द्वारा हटा दिया जाता है। अब हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है कि गर्भाशय को निकाल देना। गर्भाशय के साथ जो भी अन्य सहायक
अंग है, जैसे फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, अंडाशय, इसको सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है और यह तब किया जाता है जब कैंसर इन्वेंसिव स्टेज में होता है। तो यही हमारा रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी होता है जो कैंसर सर्वाइकल के उपचार में किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी माय डियर, अब नर्सिंग मैनेजमेंट आपको खुद से लिखना है। नर्सिंग मैनेजमेंट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आ गए हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट आप लिखिए कि किसी को अगर कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो उसमें आप क्या क्या मदद कर सकते हैं, क्या क्या प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक आता है इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रिस्ट्रिकेशन, IUGR। IUGR होता है आई फॉर इंट्रा, यू फॉर यूटेरिन, जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रेस्ट्रिकेशन। इंट्रा मतलब अंतः, यूटेरिन मतलब गर्भाशय, अंतः गर्भाशय, ग्रोथ मतलब वृद्धि या विकास कहिए, वृद्धि, ठीक है, और रेस्ट्रिकेशन मतलब अवरोध, ठीक है, यानी बंद होना। तो अंतः गर्भाशय वृद्धि अवरोध, इससे क्या समझते हैं, इसका क्या कारण, लक्षण, जटिलता, निदान और प्रबंध सब कुछ बताना है। नाम से स्पष्ट है कि गर्भ के अंदर वृद्धि के रुकावट यानी अवरोध से क्या समझते हैं, इसी को बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए, इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिकेशन IUGR क्या होता है। शिशु में सामान्य से कम वृद्धि होना अंतः गर्भाशय वृद्धि अवरोध कहलाता है। माय डियर, गर्भाशय के अंदर गर्भ में पल रहे शिशु के सामान्य से अगर कम वृद्धि होता है तो उससे हम लोग इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिकेशन कहते हैं। मतलब गर्भाशय के अंदर जो है वृद्धि कम होना ही भ्रूण का यानी शिशु का जो है वह इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिकेशन कहलाता है। समझ गए, सीधी सी बातें हैं। चूँकि नाम में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। अंतः मतलब अंदर, गर्भाशय मतलब गर्भाशय के अंदर, वृद्धि मतलब वृद्धि और अवरोध मतलब रुकावट, यानी गर्भाशय के अंदर वृद्धि में रुकावट किसका, शिशु के। शिशु में गर्भाशय के अंदर वृद्धि में रुकावट ही जो है या कम वृद्धि होना ही अंतः गर्भाशय वृद्धि अवरोध कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसे निम्न मापदंडों में समझा जा सकता है। इसे अलग अलग मापदंडों में समझ सकते हैं कि कौन कौन से चीज़ें में जो है क्या क्या जो है वृद्धि जो है अवरुद्ध होगा। सिर के परिधि, अगर बच्चे में सिर का परिधि जो है सामान्य से छोटा है या बड़ा है तो यह सिर के परिधि अगर सही नहीं होगा तो यह अवरोध के कारण। उदर की परिधि एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, अगर उदर का परिधि सही नहीं है तो भी यह जो है वही कहेगा। फीमर की अवृद्धि और बाइपेरिटल डायमीटर BPD, तो ये सब जो है आपके होते हैं। इस सब में अगर कोई वृद्धि में प्रॉब्लम होगा, रुकावट होगा, अवरोध होगा तो वही IUGR कहलाता है। जैसे सिर की परिधि में सिर के परिधि में जो है अवरुद्ध होना, वृद्धि का अवरुद्ध होना, उदर में जो है वृद्धि का अवरुद्ध होना, फीमर के परिधि में वृद्धि का अवरुद्ध होना और बाइपेरिटल डायमीटर BPD का जो है आपके अवरुद्ध होना। तो यह सब कुछ मापदंड है, ये 4 याद रखिएगा। सिर, उदर, फीमर, बाइपेरिटल, ठीक है, बाइपेरिटल, फीमर, उदर, सिर, ये याद रखिएगा। और ये जब आप याद रखेंगे तो आप समझेंगे कि इसी के जो है अवरुद्ध होने से जो है आपके यही गर्भाशय में अवरुद्ध हो सकता है और यही जो है IUGR कहलाता है। ठीक है, सिर के परिधि अगर सामान्य से छोटा होगा, उदर के परिधि सामान्य से छोटा होगा, वृद्धि कम होगा, फीमर के परिधि जितना होना चाहिए उससे कम होगा, बाइपेरिटल डायमीटर अगर कम होगा तो यह सब वृद्धि अवरोध का जो है लक्षण होते हैं, जिसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके होने के कारण कॉजेज क्या होते हैं, तो कॉजेज में बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। जैसे मान गए कोई महिला प्री एक्लेम्सिया से ग्रसित है, मैं आपको बता चुका हूं कि प्री एक्लेम्सिया क्या होता है। ठीक है, उच्च रक्तचाप, गर्भ अवस्था के दौरान महिला हाइपरटेंशन का शिकार हो, महिला प्री एक्लेम्सिया से ग्रसित हो। ठीक है, गर्भ के दौरान ही उसे एनीमिया हो जाए। ठीक है, उसे गर्भाशय में कोई विकृति जो है प्रॉब्लम आने लगे, गर्भाशय में संक्रमण हो जाए, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा प्रेग्नेंट रहना। ठीक है, भ्रूण में विकृतियाँ होना, औषधि व्यसन ड्रग का एडिक्शन होना। ठीक है, माँ की अधिक उम्र होना, महिला की लंबाई कम होना, गुणसूत्रीय विकृतियाँ, तो ये सब कहीं ना कहीं कारण बनते हैं जो यूट्रस में बच्चे को वृद्धि को रोकता है। ठीक है, ज़्यादातर माँ से ही रिलेटेड है। प्री एक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन, एनीमिया, गर्भाशय में विकृति। ठीक है, विकृति मतलब गर्भाशय में समस्या,
गर्भाशय में संक्रमण, एक से ज़्यादा जो है गर्भ अवस्था, ठीक है, भ्रूण में विकृति मतलब फीटल में भी प्रॉब्लम इसका कारण बन सकता है, ठीक है। औषधि व्यसन, अगर कोई माँ ड्रग के एडिक्ट है तो उसको जो है बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। माँ के अधिक उम्र भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। महिला की लंबाई कम होगा तो बच्चे का वृद्धि भी जो है कम होगा, ठीक है। गुणसूत्रीय विकृतियाँ भी हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी भी कारण बन सकता है कि बच्चा जो है, ये सब कारण बन सकता है कि बच्चा जो है गर्भ में वृद्धि कम हो। और जब बच्चा जो है गर्भ में वृद्धि कम करता है तो उसे ही IUGR कहते हैं, इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिकेशन। ओके, अब आता है लक्षण। लक्षण की बात किया जाए तो आपको पता है कि वृद्धि कम होने पर क्या क्या लक्षण जो है दिखाई देंगे शिशु में, बच्चे में। देख लीजिए, शिशु का भार सामान्यतः 600 ग्राम से कम होता है, ठीक है। जब बच्चा, मान गए लक्षण क्या होगा, तो लक्षण ये होता है कि शिशु का भार जो है सामान्यतः 600 ग्राम से कम होता है, ठीक है। चलिए, शिशु की त्वचा सूखी व झुर्रीदार होगा। शिशु की लंबाई सामान्यतः जो है कम होगा। प्रतिवर्त उपस्थित रहते हैं। शिशु बूढ़े आदमी की तरह देखता है। और यह सब जो है आपके वृद्धि का ही जो है रुकावट होने से होता है, ठीक है। तो शिशु का भार अगर सामान्यतः 600 ग्राम से कम है, शिशु की त्वचा सूखी एवं झुर्रीदार है, शिशु की लंबाई सामान्यतः जो है कम होती है, प्रतिवर्त उपस्थित जो है नहीं होते हैं, शिशु बूढ़े आदमी की तरह जो है दिखते हैं। तो यह सब जो है आपके लक्षण होते हैं और यह लक्षण जो है बच्चे के वृद्धि कम होने के कारण होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए। चलिए, जटिलता क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। तो अगर मान गए बच्चे ऐसे वृद्धि कम में आते हैं, वृद्धि कम वाले बच्चे होते हैं, तो उसका जटिलता होगा कि बच्चे को कोई समस्या हो जाएगा। हाइपोक्सिया हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन का कमी होना, हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज के बहुत ज़्यादा लेवल कम हो जाना, एस्फेक्सिया मतलब दम घुटना, और मिकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम हो सकता है। तो यह सब कुछ जटिलता जो है हो सकते हैं भ्रूण में, गर्भाशय के अंदर अगर वृद्धि कम होगा तो, ठीक है। तो फीटल डिस्ट्रेस मतलब बच्चे से संबंधित परेशानियां, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का कम होना, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज लेवल कम होना, एस्फेक्सिया मतलब श्वसन कष्ट होना, और मिकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम, यह जो है जटिलता होते हैं, समझ गए, इसी IUGR का। ओके, इसका निदान क्या होता है, डायग्नोसिस क्या है। तो डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, USG किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, एमिनोसेंटेसिस किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का चेक किया जाता है, बाई फिजिकल प्रोफाइल ऑफ बेबी का बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है, कार्डियो देख लीजिए, कार्डियो टोकोग्राफी जो है किया जाता है। तो यह सब जो है आपके कुछ जो है निदान है, डायग्नोसिस है, एक्सरे वगैरह, एमिनोसेंटेसिस, एमनियोटिक फ्लूइड, बायोफिजिकल प्रोफाइल बेबी का, और कार्डियो टोकोग्राफी जो है करके पता किया जाता है कि क्या सच में वृद्धि बच्चे में कम हो रहा है या क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। अब इसका प्रबंध कैसे करेंगे, तो देख लीजिए, रोगी को अस्पताल में भर्ती कर भ्रूण का लगातार जो है निरंतर अवलोकन करना चाहिए। सबसे पहले अगर मान गए एक प्रॉब्लम जो है बच्चे में अगर दिख जाता है जांच वाँच कराने के बाद कि बच्चा जो है विकास अच्छा से नहीं किया, उसका वृद्धि सही से नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भ्रूण का निरंतर अस्पताल में रोगी को भर्ती कर दिया जाता है और भ्रूण का निरंतर जो है अवलोकन किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रोगी के जैविक चिन्हों की निरंतर जांच की जाती है। रक्तदाब, नाड़ी दर, श्वसन दर, तापमान आदि जो महिला है उसका जांच करते रहता है। IUGR के प्रकार एवं गंभीरता की जांच के लिए आवश्यक परीक्षण किए जाते हैं और जो भी जांच की आवश्यकता हो IUGR में वह किए जाते हैं। रोगी के लक्षण का उपचार भी किया जाता है, जो लक्षण दिखता है उसका उपचार किया जाता है। रोगी को पर्याप्त बेड रेस्ट देने के लिए कहा जाता है। कुपोषण की रोकथाम के लिए संतुलित आहार देते हैं, क्योंकि अगर कोई महिला कुपोषित है तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे में वृद्धि कम ही होगा, ठीक है। IUGR का वास्तविक प्रबंध चिकित्सीय गर्भपात है, यह गर्भ की अवधि पर निर्भर करता है। और IUG का रियल में जो प्रबंध है वह होता है आपका एवर्सन कराने पर ही जो है आपके ये जो है आप इससे बच सकते हैं। वरना अगर कोई गर्भ में कोई भ्रूण का वृद्धि अगर सही से नहीं हो पाया और आप उसका अगर जन्म दे देते हैं तो आपको जीवन भर उससे जो है ढोना पड़ेगा। हो सकता है कोई प्रॉब्लम जो है लंगड़ा लूझा हो या
बोलने सही से बोल नहीं पाता हो या फिर जो है कोई और प्रॉब्लम जो है उसको जन्मजात हो सकता है ये वृद्धि कम होने से, ठीक है। तो इसका उचित प्रबंध यही होता है वास्तविक कि एबॉर्शन करा देना, और यह गर्भ के अवधि पर निर्भर करता है कि कितना दिन गर्भ का हुआ है। अगर कम दिन है तो एबॉर्शन सही है, अगर ज़्यादा दिन हो गया है तो एबॉर्शन नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। यदि गर्भावस्था 37 सप्ताह से अधिक हो तो इसे प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कर दिया जाता है, ठीक है। अगर मान गए 37 सप्ताह से अगर अधिक का जो है प्रेगनेंसी हो चुका है तो इस दौरान इसे टर्मिनेशन कर दिया जाता है प्रेगनेंसी का, ठीक है। यदि गर्भावस्था 37 से कम हो तो इस स्थिति में IUGR की गंभीरता का पता लगाया जाता है। यदि स्थिति कम गंभीर हो तो इसे 37 सप्ताह तक ले जाने का प्रयास किया जाता है, फिर टर्मिनेशन किया जाता है, मतलब बच्चे को जन्म दिलवा दिया जाता है। अगर कम गंभीर हो तो 37 सप्ताह तक इंतजार करवाते हैं, अगर ज़्यादा गंभीर हो तो फिर जो है उसे क्या करते हैं, इधर ही जो है उसका प्रबंध कर देते हैं। 8वां है गर्भावस्था के समापन करने के लिए। अब गर्भावस्था के समापन करने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप देते हैं। झिल्लियों की अप्राकृतिक क्षति की जाती है, मतलब प्राकृतिक रूप से जो झिल्ली फटना चाहिए तो नहीं फटता है तो उसको जो है आर्टिफिशियल रूप से जो है उससे क्षति किया जाता है बच्चा निकलने के लिए। सिजेरियन सेक्शन का भी उपयोग किया जाता है अगर समय से पहले बच्चे को जन्म दिलवाना हो तो, ठीक है। तो यह कुछ जो है प्रबंध है जिस प्रबंध को आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि एक मान गए गर्भ में ऐसा बच्चा है जो पूर्ण रूप से वृद्धि नहीं हुआ है, तो पूर्ण रूप से अगर वृद्धि नहीं हुआ है बच्चा तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आगे उसके फेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या क्या प्रबंध हम लोग कर लेंगे पहले ही, ताकि गर्भ पूर्ण होने पर या पूर्ण होने से पहले जो है कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो IUGR का मतलब समझ गए। अगर आपसे पूछेगा तो कंप्लीट जो है IUGR के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।